एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्वेश्चन वाइज रहेगा। क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। मतलब अगर कोई भी एक टॉपिक पर क्वेश्चन होगा तो उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, उससे जुड़ी हर चीज़ बता दी जाएगी आपको इस वीडियो में। तो अभी तक हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 2 या 3 आई थिंक 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इकोनॉमिक्स के, और सभी में एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं वहाँ पर। और आपके इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे, इसके 10 के आसपास वीडियो आएंगे और 10 वीडियो में ही आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपकी वो कवर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा वीडियो 40-50 या बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है सुपर टेट के लिए, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़ा दी जाएंगी। तो अभी तक 3 या 4 आपके जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनमें आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं और आपके जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर वगैरह होते हैं तो उनको भी पढ़ा दिया है। फर्स्ट सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, सेकंड सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, तो वह सारा कुछ आपको बता दिया गया है। वहाँ पर बहुत अच्छा वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर देखें। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से कंटेंट को लिया गया है। आज का वीडियो भी उसी टाइप का है। जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जिस चीज़ से रिलेटेड पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ बता दी जाएगी। उसके लिए अलग से आपको कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि एक क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे उस एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, लेकिन उस आंसर से रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके साथ ही कंप्लीट होते जाएंगे। तो चलें, बस वीडियो में बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, पर स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाबार्ड। देखिए, नाबार्ड को किसी वीडियो में हमने जीके आई थिंक जीके 1 लाइनर था, उसमें नाबार्ड के बारे में बताया भी है, पर यहाँ पर भी आप देख लीजिए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो नाबार्ड का हम पूर्ण रूप देख लेते हैं या नाबार्ड की फुल फॉर्म। ठीक है, तो नाबार्ड NA जो है ये नेशनल हो जाएगा पूरा। तो आप ये ना सोचें कि ए से कुछ नहीं बताया तो छूट ना गया हो। तो NA जो है NA पूरा ये नेशनल है। B फॉर बैंक, ठीक है, फिर फॉर आ गया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड क्या है ये आपको मैंने किसी जीके वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की ये जो है पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है। ये ग्रामीण जो किसान होते हैं उनसे रिलेटेड ये एक संस्था है, एक बैंक है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, किसका? नाबार्ड का। वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाएगा नाबार्ड के, तो वो हैं गोविंद चिंतला। ठीक है, फिर ये इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और किसके सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड की? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो देखा आपने, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लेंगे हम किसी भी एक टॉपिक पर, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ले ली गई हैं। तो बस वीडियो में बने रहें। तो आपका ये नाबार्ड बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई, आपका हेडक्वार्टर हो गया, वर्तमान अध्यक्ष भी हो गए, और किसकी सिफारिश पर ये किस समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में मार्च में, ये 2022 चल रहा है, मार्च के मतलब 2022 का जो मार्च है ये मार्च चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही एक योजना आई है, सभी ने सुनी भी होगी, नान मुधलवान योजना। ठीक है, तो किस राज्य ने नान मुधलवान योजना हाल ही में शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है नान मुधलवान योजना। और अगर आपसे पूछा जाए डेट, तो ये हाल ही में अभी हुई है। कब? मार्च 2022। ठीक है, तो आप मार्च नोट कर सकते हैं। तो ये करंट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो करंट में भी और यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नान मुधलवान योजना का नाम है और हाल ही में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई है, मार्च में शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? यानी नान मुधलवान जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 1 साल में 10 लाख युवाओं का
कौशल विकास करना और साथ ही क्या है इसमें महिलाओं का मार्गदर्शन करना, उनको प्रशिक्षण देना, ये सब चीज़ें भी हैं किसमें, नान मुदलवान योजना में। तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कहाँ शुरू की गई है, किस राज्य ने शुरू की है, तो तमिलनाडु ने शुरू की है अभी हाल ही में मार्च में। तो ये आपसे करंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सकल घरेलू उत्पाद से निवल राष्ट्रीय किस प्रकार प्राप्त की जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर चाहे तो स्टार लगा लें। सकल घरेलू उत्पाद से निवल राष्ट्रीय आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है। आंसर होगा मूल्य जो ह्रास होता है उसको घटा करके, ठीक है। यानी अगर मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, निवल राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही है, सकल घरेलू उत्पाद से निवल राष्ट्रीय आय किस प्रकार प्राप्त की जाएगी। तो सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास को अगर घटा दिया जाए तो हमें मिलता है निवल राष्ट्रीय आय, ठीक है। फिर देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अभी जो हाल में होता है उसका पूछा जाता है। जो हाल में हो रहा होते हैं जो अध्यक्ष, उनसे पिछले पूछे जा सकते हैं और सबसे पहले पूछे जा सकते हैं। ये 3 ही चांस होते हैं पूछने के, या तो प्रथम पूछेंगे या फिर जो हाल में अध्यक्ष होगा वर्तमान उसका पूछेंगे या उससे पिछले वाले पूछेंगे, बस ये 3 पूछ सकते हैं। तो ये तीनों को ही ले लिया हमने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग यानी उससे पिछले कौन है, YV रेड्डी है, आप सभी को पता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये YV रेड्डी और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं KC नियोगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है प्रथम वाला, क्योंकि वर्तमान या तो इम्पॉर्टेंट होता है या प्रथम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन पूछना चाहें तो वो वर्तमान वाले से पिछला पूछ सकते हैं। तो आपको 15वें 14वें इस तरह से संख्या भी याद रखनी है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए वो 14वां पूछ लें तो ये वर्तमान का नहीं पूछ रहे हैं, वो इसका मतलब जो वर्तमान में है उनसे पिछला पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपको 15वां 14वां इस तरह से जो होती है संख्या उसको भी आपको याद रखना है। तो जो YV रेड्डी हैं ये 14वें हैं, ठीक है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, KC नियोगी। तो ये तो हो गई जो अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, उनसे रिलेटेड कि वर्तमान में कौन है, प्रथम कौन था और 14वें कौन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पर एडम स्मिथ हैं और इनकी 2 पुस्तकें हैं, दोनों को यहाँ पे लिख दिया है जो इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, वैसे तो और भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक पहली तो है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, दूसरी है फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन और फादर ऑफ मॉडर्न दोनों के जो लेखक हैं वो कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है। क्योंकि पुस्तकें भी इकोनॉमिक्स से पूछ ली जाती हैं आपसे, और सभी 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं और इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। जो एक्सप्लेन करना था वो मैंने सब कुछ PDF में लिख दिया है ताकि आप आसानी से नोट कर सकें। कुछ चीज़ें बोलने से हो सकता है आपके सुनने में कुछ चीज़ें छूट जाएँ या ठीक से ना लिख पाए, तो इसलिए सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है इस PDF में। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक और फादर ऑफ मॉडर्न के लेखक दोनों के कौन हैं, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। और आप ध्यान दें तो पिछले 69,000 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आप जो हैं ये जो आय वाले जो होते हैं ना इन पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो आय होती है उसका आकलन कौन करता है, बस CSO करता है। CSO का पूर्ण रूप भी पता होना चाहिए कि CSO, तो CSO का पूर्ण रूप है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। देखिए मोस्टली जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, लेकिन 1-2 जो है वो दिल्ली में या चेन्नई वगैरह में है, तो जो इसलिए आपको ध्यान से याद करना होंगे हेडक्वार्टर। लेकिन एक चीज़, एक ट्रिक भी है ये कि अगर आपको किसी भी चीज़ के हेडक्वार्टर नहीं पता है, वैसे तो अलग अलग ही हेडक्वार्टर होते हैं, किसी का दिल्ली है, किसी का बेंगलुरु है, चेन्नई है, आपको हेडक्वार्टर पढ़ा दिए हैं मैंने, पर मोस्टली जो बड़ी चीज़ें हैं, जो फेमस और बड़ी चीज़ें, उन सभी के मोस्टली जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई में है। तो इस तरह से अगर हमारा बिल्कुल कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आता है और हम ये देखें कि किस चीज़ का पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर, अगर वो बहुत फेमस और बहुत बड़ी उच्च लेवल की है तो मोस्टली कहीं ना कहीं उसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा। अगर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो हम मुंबई कर सकते हैं, फ़िलहाल तो पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको सारे हेडक्वार्टर पढ़ा दिए हैं हमने, उसके लिए बिल्कुल अलग से ही पढ़ाए हैं, सारे हेडक्वार्टर उसमें पढ़ा दिए हैं। आई थिंक कोई कृषि वाला वीडियो है
उसमें हमने हेडक्वार्टर पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, जी के फाइल में मिल जाएगा आपको। तो CSO का पूर्ण रूप है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। और CSO क्या करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है CSO। नेक्स्ट, ISI का पूर्ण रूप क्या है, इंपॉर्टेंट है। ISI जो मार्क होता है, ISI का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थापना, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। जैसे कि अभी बताए, हेडक्वार्टर अलग अलग हो सकते हैं, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह। पर क्या याद रखना है कि जो बहुत उच्च लेवल की चीज़ें हैं, जैसे कि रिज़र्व बैंक हो गया, या फिर अभी हमने देखा नाबार्ड देखा, तो उनकी जो है मुंबई में है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़िलहाल तो हेडक्वार्टर आपको याद रखने ही चाहिए, कि हो सकता है कि आपका मुंबई के चक्कर में गलत हो जाए, तो हेडक्वार्टर ध्यान से याद करें। तो ISI का पूर्ण रूप भारतीय सांख्यिकी संस्थापना, और हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। इसकी स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो ISI जो है इसकी पूर्ण रूप पता हो गया आपको, भारतीय सांख्यिकी संस्थापना, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और इसकी स्थापना महालनोबिस ने की थी। महालनोबिस को हमने पढ़ाया, आपको पढ़ा दिया है, पंचवर्षीय योजना है, आपको पढ़ा दी है। तो जो इसकी स्थापना है ISI की, तो किसने की थी, महालनोबिस ने की थी। कब की थी, तो सेकंड वाली जो पंचवर्षीय योजना आई थी, जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं, तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान्स आया था, उसमें जो है इन्होंने, किसने, महालनोबिस ने ISI की स्थापना की थी 1931 में, ठीक है। तो आपको वर्ष भी बता दिए किसने की थी, कब की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है 1931 में हुई थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना में। किसने, महालनोबिस ने। और ये भी ध्यान रखें कि महालनोबिस ही किससे जुड़े हैं, सेकंड पंचवर्षीय योजना से जुड़े हैं। कौन, महालनोबिस। और आपको सारी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई हैं, किस पंचवर्षीय योजना का श्रेय किसको जाता है, वो भी आपको पढ़ाया दिया, सब कुछ पढ़ा दिया है। पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल कंप्लीट करा दी हैं, प्रथम और जो अभी चल रही है, और जो इम्पोर्टेंट कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, सब उसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अवमूल्यन जो होता है, अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है। अवमूल्यन से क्या होता है, तो अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात को तो बढ़ावा मिलता है, लेकिन आयात क्या होता है, घट जाता है। जो अवमूल्यन होता है उससे क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, जो निर्यात होता है उसको तो बढ़ावा मिलता है, लेकिन आयात क्या होता है, घट जाता है। आयात अवमूल्यन में घट जाता है। और भारत में अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत में अभी तक अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। तो भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। लेकिन यहाँ पर हम इसको 4 बार भी याद रख सकते हैं, 4 बार हुआ है, लेकिन वर्ष अगर पूछे तो 3 बार हुआ है। जो 1991 में जो अवमूल्यन हुआ था वो 1 दिन के बाद फिर से हो गया था, यानी एक जो हुआ था 1 जुलाई को हुआ था, और फिर जो दूसरा हुआ वो 3 जुलाई को हुआ। किसी कारणवश उसमें कुछ कमियाँ रही होंगी या जो भी हो, तो 1 दिन के बाद वो फिर क्या किया गया, फिर से करा गया था 1 दिन का गैप देके। तो ये हुआ था कब, 1991 में। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें 1 दिन के अंतर पर 2 बार अवमूल्यन हुआ था, तो ये ध्यान रखना है 1991 है। तो क्योंकि इसमें 1 दिन के अंतर पर 2 बार हुआ था, यानी 1 दिन का गैप देके 2 बार इसमें अवमूल्यन हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर वर्ष देखें तो भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में 3 बार हुआ है, और 1991 में 2 बार हुआ है 1 दिन के गैप से। तो ये सब यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं समितियाँ जो होती हैं, किस समिति का संबंध किससे है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति सभी ने पढ़ा होगा पॉलिटी वगैरह में। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। देखिए हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में गरीबी से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन दिखता है तो आप उस पर टिक कर दीजिए, वो तेंदुलकर समिति से होगा। लेकिन और कौन कौन है जिनका संबंध गरीबी से है, ठीक है, तो वो है दांडेकर समिति, रंगराजन समिति और एन रथ समिति जो है, इन सभी समितियों का संबंध किससे है, गरीबी से है, ठीक है। इन्होंने गरीबी के लिए कुछ न कुछ किया है। तो
तेंदुलकर समिति, दांडेकर समिति, रंगराजन समिति और एन रथ समिति, इन सभी समितियों का संबंध किससे है? गरीबी से है। तो देखिए एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तेंदुलकर समिति का किससे है तो आपको बता दिया गरीबी से, लेकिन अगर आपसे दांडेकर समिति, रंगराजन समिति या एन रथ समिति का पूछा जाएगा तब भी आपको पता होना चाहिए कि सभी का संबंध गरीबी से है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपका एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न सब बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, कि आपको ये अलग से कुछ जो है नहीं याद करना होगा, या एक चीज़ आपने इस पेज पर लिखी, दूसरी चीज़ मान लीजिए कॉपी या रजिस्टर के बिल्कुल लास्ट में आपने लिखी हुई है तो उसमें ना फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक जगह आपका सारी चीज़ें रहेंगी तो याद करने में आसानी होगी, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये फिर देखते हैं नरसिम्हन समिति। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, नरसिम्हन समिति। और नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट है चलैया समिति, इम्पॉर्टेंट है ये भी इकोनॉमिक्स के लिए। चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। जो टैक्स होता है कर, उसको हिंदी में कहते हैं, तो चलैया समिति का संबंध किससे? कर सुधार से, यानी टैक्स में जो सुधार हुए हैं उससे है। किसका? चलैया समिति का। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी आपको पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल अलग से पढ़ाए हैं नोबेल पुरस्कार। और जो हमने पुरस्कार वाला वीडियो डाले हैं आप देख सकते हैं, पुरस्कार वाले किसी वीडियो में होगा। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं 2020 के, वो क्योंकि उसके बाद तो कोरोना टाइम था तो उसमें नहीं हुआ, तो ये 2020 का बोला जाएगा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्योंकि हम नोबेल अर्थशास्त्र पढ़ना, तो उसमें जो है ये भी हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल इसको जो है अभी वर्तमान वाला किसको दिया गया है। तो 2020 में ही मिला है। किसको मिला है? रॉबर्ट और मिलीग्राम को मिला है। और किस चीज़ के लिए मिला है? तो नीलामी सिद्धांत के लिए मिला है। यानी हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, लेकिन किस चीज़ के लिए मिला है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये वाला 2020 वाला, तो ये किस सिद्धांत के लिए मिला है? नीलामी सिद्धांत के लिए मिला है। जो चिकित्सा में जो मिला है या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो मिला हुआ है, तो वो किस चीज़ के लिए मिला है वो भी आपको सब बता दिया है। जो पुरस्कार वाले वीडियो हैं आप उसमें देख सकते हैं कि मैं जो भी पढ़ाती हूँ बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पता होती है। तो यहाँ पर क्या है? अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला? रॉबर्ट और मिलीग्राम को नीलामी के सिद्धांत के लिए मिला था। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल था वो किसको मिला था और कब मिला था? तो सबसे पहले यानी पहला जो भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले कौन है? अमर्त्य सेन है। 1998 में इनको पहली बार मिला था, जो कि पहले भारतीय थे। यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे। कब मिला था? 1998 में मिला था। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको इंग्लिश में जीएसटी बोलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी किस सूची का विषय है? आपको सूचियां भी पढ़ा दी हैं। देखें आपको सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, किस में कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं और किस तरह से हम उसको याद रखें वो सब बताया है आपको। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी वो किसका विषय है? वो समवर्ती सूची का विषय है। तो ये जो जीएसटी है वो समवर्ती सूची का विषय है। लागू कब हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ, क्योंकि ये अभी हाल ही में हम सब ने पढ़ा हुआ है जीएसटी के बारे में, और आपको किसी वीडियो में जीएसटी के बारे में बता भी दिया है, और भी सारी चीज़ें जो जीएसटी से रिलेटेड थी वो सब बताई हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं जीएसटी किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वो था असम। बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं इकोनॉमिक्स में, इससे ज़्यादा जीएसटी का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो जीएसटी क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसको अपनाने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वो था असम। तो इतना काफ़ी है जीएसटी के लिए। अब हम देख लेते हैं कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं। वैसे आपको सारे अनुच्छेद जो हैं पढ़ा दिए हैं पॉलिटी के, किस अनुच्छेद में क्या हुआ है, बहुत शॉर्टली और बहुत
शॉर्टली भी है, बहुत शॉर्ट है वो वीडियो आपका, और उसमें लेकिन कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद सब बता दिए हैं आपके किस अनुच्छेद में क्या है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अनुच्छेद अलग नोट कर लेंगे। जो इकोनॉमिक्स हम के नोट्स जहाँ पर बनाएंगे वहाँ पर इसको नोट करें, ताकि हमको पता रहे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हैं वो क्या है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 266, ठीक है। अनुच्छेद जो 266 है उसमें क्या हुआ था, तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संचित निधि जो होती है उसका उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद 266 में। फिर अनुच्छेद 243 फर्स्ट में किसका उल्लेख है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है किसमें? ये जो अनुच्छेद 243 फर्स्ट है उसमें। फिर है अनुच्छेद 267 यानी 67, इसमें किसका उल्लेख है? आकस्मिक निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 267 में, ठीक है, 267 में। फिर है अनुच्छेद 280, इसमें किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर के। अनुच्छेद जो 280 है इसमें किसका उल्लेख है? तो वित्त आयोग जो है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार जो है किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। तो ये ध्यान रखना आपको। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा हो रहा है तो आप प्लीज़ धैर्यपूर्वक देखें वीडियो को, क्योंकि आपको मोस्टली चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन भी की जा रही हैं, उससे जुड़ी सारी चीज़ें भी आपको साथ ही बताई जा रही। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बट उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आपको बतानी है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर आपके बहुत काम का है। तो पूंजी बाजार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है। इस पर कंट्रोल किसका होता है? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें। तो पूंजी बाजार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। इसको कंट्रोल कौन करता है? इंपॉर्टेंट है कि इसको कंट्रोल कौन करता है? तो सेबी कंट्रोल करता है इसको, SEBI, सेबी जो है इसको कंट्रोल करता है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? एक चीज़ से रिलेटेड आपको सब कुछ बताऊंगी मैं। तो कंट्रोल होता है सेबी का, और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है, यानी SEBI, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, नाबार्ड का भी मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन। जो ऑपरेशन ग्रीन है उसका संबंध या उसका उद्देश्य किससे है, ठीक है। वैसे ऑपरेशन आपको सारे पढ़ा दिए हैं, ग्रीन, वाइट और ये सारे ऑपरेशन आपको अलग से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य स्पेशली किसके लिए है? टमाटर, प्याज और आलू। इसको हम शॉर्ट में TOP याद कर सकते हैं। अगर हमको ये ध्यान ना रहे तो कंफ्यूज हो जाए अगर हम सब्जियों में, तो हम इसको TOP याद रख सकते हैं, TOP, ठीक है। TOP मतलब टोमेटो, अनियन और पोटैटो, ठीक है। तो टमाटर, प्याज, आलू, इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है कौन? ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? इसकी जो TOP है इसकी कीमतों की जो उतार चढ़ाव होती हैं इसको कंट्रोल करना इसका उद्देश्य ऑपरेशन ग्रीन का। TOP क्या? टमाटर, प्याज, आलू, ठीक है, इन तीन चीज़ों का, टमाटर, प्याज, आलू, इसकी कीमतों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको कंट्रोल करना किसका उद्देश्य? ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य। तो हम इसको TOP याद कर सकते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक मनी। तो बहुत सिंपल है पर लास्ट में लिख दिया ताकि आपको ये भी शायद कभी पूछ लें। तो प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? तो ATM, जो ATM मशीन होती है उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। मनी मीन्स पैसा, तो प्लास्टिक पैसा यानी प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं? ATM को बोलते हैं। सिंपल है ये, सभी को पता होगा मोस्टली कि प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं, तो ATM को कहते हैं। बट ये थी एक चीज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो लिख दिए, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी कहते हैं ATM को। आज के वीडियो में इतना ही, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक्सप्लेनेड थे, मतलब जितना जो भी चीज़ जिस चीज़ के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकते थे मैंने मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व करने की कोशिश की है। और अगला भी एक वीडियो और आएगा आपका इसी तरह का, फिर आपका एक इकोनॉमिक्स का हम दूसरा टॉपिक लेंगे। तो इकोनॉमिक्स के कुल मिलाकर के बहुत सारे वीडियो नहीं होंगे, आपके 9-10 वीडियो में ही आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी हमें ज़रूरत है उतनी इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।